हाँ, तो अपनी जो ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल वाली जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर का अपन एक पार्ट पढ़ लिया था। आज इसका सेकंड पार्ट आएगा और एक पार्ट के बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 पार्ट का चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा परफेक्ट नोट्स आपको मिल गए हैं। अच्छे से इनको लर्न कर लेना, मेरी बातों को साथ के साथ समझते हुए नोट करना है आपको रजिस्टर के अंदर, फिर आपको इसका होना है टेस्ट। ठीक है, आज जो अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इस पूरी बात को समझना है कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि को समझने से पहले इसके बारे में कुछ बातें आपको समझनी है। ऐसे खूब सारे वर्ड है, ऐसे कुछ शब्दावलियां हैं, ठीक है, जिनकी डेफिनेशन या फिर जिनका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, वरना पॉपुलेशन ग्रोथ निकालना आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब इसकी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज जो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए बहुत ही ध्यान से मेरे को एक एक सेकंड आपको सुनना है और परफेक्टली आपको उस साथ के साथ नोट बनाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ना है। बात करता हूँ मैं कुछ ये जो वर्डिंग है, कुछ शब्दावली में लिखी है आपके लिए। वो पहला है आप्रवास। आप्रवास का मतलब इमिग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि माइग्रेंट्स हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। सारी की सारी डेफिनेशन एक एक नंबर में अलग से आ सकती है और जब तक इनका मीनिंग समझ में नहीं आएगा अपन बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बार इन शब्दों का हर आंसर के अंदर यूज़ होगा, तो फिर कैसा लिखोगे, मतलब कैसे समझ में आएगा। ठीक है, अब ये आपको मिलते जुलते लगेंगे फर्स्ट और सेकंड, इसे ध्यान से समझना। पहला अपन ने क्या पढ़ा कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। जैसे कि ऐसा मान लो कि कोई बंदा जयपुर है, जयपुर में रह रहा है और वो दिल्ली चला गया। ठीक है, जयपुर में था, दिल्ली चला गया, तो दिल्ली उसके लिए नया स्थान हो गया। अब वो परमानेंट नहीं गया है, अभी वो जयपुर से दिल्ली गया है, बस वहाँ पर रहने लग गया, तो वहाँ पर वो आप्रवास हो गया, उसका इमिग्रेशन हो गया। ठीक है, सेकंड इससे रिलेटेड और ध्यान से समझना, तीनों साथ समझोगे तब समझ आएगा दोनों। मतलब प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवास कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि एमिग्रेशन क्या हो गया कि माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ पीपल आर कॉल्ड एमिग्रेशन। ठीक है, तीसरा है उद्गम स्थान। उद्गम स्थान बता देता हूँ मैं आपको। उद्गम स्थान का मतलब क्या होता है? उद्गम स्थान ये ऐसा लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, उद्गम। ठीक है, ऐसे है, अब समझ लेना। उद्गम यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना अभी आपको कि जयपुर से दिल्ली चला गया। ठीक है, तो ये जयपुर जिस स्थान से, ध्यान समझना, वह स्थान जहाँ से लोगों ने गमन करते हैं, ये जयपुर उनके लिए क्या हो गया? उद्गम स्थान हो गया, ओरिजिन प्लेस हो गया। ठीक है, और गंतव्य क्या हो जाएगा? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जिस स्थान में वो गए, आगमन हुआ वहाँ पर, वो कौन सी जगह हो जाएगी? दिल्ली। तो दिल्ली तो हो जाएगी गंतव्य स्थान यानी कि डेस्टिनेशन, और जहाँ से निकले वो हो जाएगा उद्गम स्थान, को ओरिजिन हो जाएगा। बस दोनों में यही फ़र्क है। बहुत आसान थी चारों वर्डिंग, बहुत अच्छे से आपने समझ भी ली होगी और मेरे साथ के साथ उतार भी लिया होगा। एक बात और लिखिए, 5वीं, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं बेसिकली। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन चेंज हैज़ 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? आप भी सोचो कि जनसंख्या कैसे डिस्टर्ब होती है, या फिर जनसंख्या कैसे बढ़ती है, या फिर जनसंख्या कैसे कम होती है। पॉपुलेशन के 3 फैक्टर है, कम होना, ज़्यादा होना, या फिर चेंज होना। बात एक ही है। पहला बर्थ, जन्म, डेथ, मृत्यु, और इसका हो जाएगा माइग्रेशन यानी कि प्रवास। कितनों ने जन्म लिया, कितनों की डेथ हुई, और कितने एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। 1 मार्क्स में ये भी सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत आसान थे, 5 पॉइंट आपने उतार लिए होंगे। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रजिस्टर के अंदर ऊपर हेडिंग लगानी है, जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ। ये अपना टॉपिक है और इसके बारे में मैंने सब कुछ लिख दिया है। पहली बात सीखेंगे अपन इसमें मीनिंग, ये इसकी पहली बात है। मीनिंग का मतलब इसका अर्थ क्या है या डेफिनेशन क्या है। एक ही बात है, परिभाषा। समय के 2 अंतरालों के बीच, समय के कोई 2 अंतराल, लाइक 2001 की पॉपुलेशन और फिर हो गई 2011 की पॉपुलेशन। ये समय का 2 अंतराल मतलब 10 ईयर का। तो समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है वही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी कि द चेंज इन द पॉपुलेशन लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 इंटरवल्स ऑफ ए टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है,
एग्जाम्पल लेता हूँ अगर मैं, जैसे कि अपन बात करते हैं दिल्ली की पॉपुलेशन 2001 के अंदर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज वो 50,000 थी, एग्जाम्पल लिया नॉर्मली, ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा है लेकिन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये 2001 के अंदर थी, 2001 में, और यही पॉपुलेशन 2011 के अंदर हो गई 17,000। तो एक टाइम इंटरवल कौन सा हो गया, 10 साल का। 2001 से लेकर 2011 में कितना परिवर्तन आ गया पॉपुलेशन में, 20,000 का। यानी कि 70,000 माइनस 50,000, तो 20,000 की जनसंख्या वृद्धि हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। ये चेंजेस जो आता है वो कहलाता है, ठीक है। तो बेहद आसान है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर प्रकार, टाइप, जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। पहला है प्राकृतिक वृद्धि, मतलब यह पहले समझ लो कितने टाइप की जनसंख्या वृद्धि ग्रोथ होती है। पहला तो नेचुरल ग्रोथ है। कैसे कि किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। लाइक ये प्राकृतिक वृद्धि का एक पार्ट है, ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये बेहद आसान है जो मैंने अभी लिखा, जन्म कितनों का हुआ और मृत्यु कितनी हुई, ये फॉर्मूला है प्राकृतिक वृद्धि, यानी जन्म माइनस मृत्यु। सपोज किसी भी एक जगह की, सपोज मैं लेता हूँ, सपोज चंडीगढ़ की बात करता हूँ। चंडीगढ़ के सपोज जन्म हुए बच्चों का, जन्म हुआ 100 बच्चों का, मृत्यु हुई 80 की डेथ हो गई। उस एक स्पेशल कोई एरिया की बात कर लो, तो 20 का जो क्या हो गया कि 20 की इंक्रीज हो गया 20, ये क्या हो गया, ये होगी आपकी नेचुरल ग्रोथ, यानी कि प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब 100 ने जन्म लिया, 80 मर गए, तो 20 की ग्रोथ हो गई। ये अगर उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ सपोज 80 होता और 100 की डेथ हो जाती, तो ये नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक के अंदर भी मामला जा सकता है। जो इसी का पार्ट है वो आगे बात करेंगे, लेकिन प्राकृतिक ग्रोथ यानी कि नेचुरल अभी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो उसमें अपन ये एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ये वाला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ये कब समझ में आएगी वाली बात, जब चारों पढ़ लेंगे। सेकंड और समझो फिर समझ में आएगा, वो है वास्तविक वृद्धि। ये वाली चीज़, हाँ, ये धनात्मक और ऋणात्मक, तब आपको समझ में आ जाएगा। जब बढ़ती है तो धनात्मक होती है, जब कम होती है जब ऋणात्मक होती है। इसलिए ध्यान रखना, जो नंबर 1 मैंने अभी समझाया था आपको, ये वाला, इसके अंदर ये माइनस वाला एग्जाम्पल मत लेना, क्योंकि माइनस वाला ऋणात्मक का पार्ट है, नेगेटिव का पार्ट है। प्राकृतिक में तो हमेशा बढ़ेगी, ये बात है, मतलब समझना है आपको। वास्तविक वृद्धि यानी कि एक्चुअल ग्रोथ, जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल, जनसंख्या में जन्म एवं मृत्यु के साथ साथ में आप्रवास कितना हुआ और उत्प्रवास कितना हुआ। अब एक बात बताओ, मैं जब इन दोनों का आपको मीनिंग नहीं सिखाता अभी स्टार्टिंग में, तो आप समझ में नहीं आता आप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतने परफेक्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। लाइन टू लाइन हर चीज़ का पहले मैं पूरी स्टडी करता हूँ कि कहाँ आपको दिक्कत आएगी, वो पहले रखता हूँ, उसके बाद में वो बातें होती है, उसका भी समायोजन किया जाता है। अतः इसका फॉर्मूला ये बन गया, वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ध्यान रखना, जन्म मतलब कितने जन्म, सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सपोज जन्मे बच्चे 100, मरे कितने 80, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक, प्लस आप्रवास कितनों का हुआ, सपोज 20 जने आए, गए कितने, मान लेते हैं 10, ये एग्जाम्पल। तो सोल्यूशन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 10, आंसर आ गया 30। ध्यान रखना, 100 में से 20 तो 20 बचा, 80 गए तो 20 बचा, और 20 में 10 के तो 10, दोनों हो जाएंगे ऐड, यानी कि वास्तविक वृद्धि कितनी होगी, 30 की वास्तविक वृद्धि हो गई। ये फॉर्मूला है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन इज ऑल्सो एडेड अलॉन्ग विद डिफरेंस इन बर्थ एंड डेथ इन द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये फॉर्मूला है, और हर चीज़ का जो फॉर्मूला है ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि इसका सूत्र या फॉर्मूला लिखिए, बेहद आसान है। धनात्मक वृद्धि, जब किसी क्षेत्र विशेष में जन्म माइनस दर, जन्म दर और मृत्यु दर से अगर ज़्यादा हो जाए, बेहद सिंपल है। धनात्मक कब होती है, ये जैसे धनात्मक है, इतने जन्मे इतने मरे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कम मरे, जन्मे ज़्यादा, तो सीधी सी बात है, अगर जन्म दर है ना वो मृत्यु दर से ज़्यादा हो जाए तो पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि यहाँ ज़्यादा थी, देखो 100 जन्मे 80 मरे, इसका मतलब धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो बहुत सिंपल है। या फिर देशों से लोग स्थायी, हाँ ये भी है, किसी भी जगह की पॉपुलेशन कब बढ़ती है, या तो जन्मने वाले बच्चे जो हैं जितने जन्म लेते हैं बर्थ रेट बढ़ जाए, भाई जन्मे 100 और मरे 50 ही, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। या फिर ऐसा भी होता है कि जन्मे 50 और मरे भी 50, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बाहर से वहाँ के बस गए,
20 लोग तो वो बढ़ गई, तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ध्यान रखना कि अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, परमानेंट रहने लग जाएं, तो भी उसकी जनसंख्या वो धनात्मक वृद्धि हो जाती है। यानी कि व्हेन द बर्थ रेट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज मोर देन द डेथ रेट, या फिर व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली, तो भी वहाँ की बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन का जो है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बेहद आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋणात्मक। इसका जस्ट उल्टा, जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक कहते हैं, है ना, कि व्हेन द पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन 2 टाइम इंटरवल्स इट इज कॉल्ड नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट अकर्स व्हेन, ये कब होती है, ये जब होती है जब जन्म दर क्या होगी, मृत्यु दर से क्या हो जाएगी, कम। भाई जन्मे, सपोज जन्म यानी कि बर्थ, है ना, बर्थ लिया सपोज 80 ने, और जो मृत्यु है यानी कि डेथ होगी 100 की, तो ये लो 80 जन्मे 100 मर गए, तो नेगेटिव चला गया मामला, मतलब माइनस में चला गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये चारों पार्ट थे। अब आपको समझ में आ गया होगा सारा। जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है, बेसिकली 4 प्रकार की, 4 टाइप्स। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज़ का, मुझे समझाना अभी इसलिए नहीं लिख रहा है यहाँ पर। अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, यानी कि क्रूड बर्थ रेट CBR, और फिर अपन नेक्स्ट की बात कर लेंगे वो है अशोधित मृत्यु दर यानी क्रूड डेथ रेट CDR। दोनों को बड़े ही ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना परफेक्ट समझाऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो करना है क्या, ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में, बेहद आसान है कि इसको प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों, ध्यान रखना जीवित बच्चों, सब ऐसा होता है क्योंकि जन्म तो दे दिया 100 को, लेकिन उनमें से 20 मर गए, तो काउंटिंग में 80 गिने जाएंगे, क्योंकि जीवित बच्चे, ये शब्द मत छोड़ देना, ये वाला। और 1000 और है, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, या फिर ऐसा मान लो प्रति 1000 जन्मे गए बच्चे, जीवित बच्चे जन्मे, ठीक है, उनके रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसकी गणना जो की जाती है फॉर्मूले से की जाती है, फॉर्मूला भी बता दूंगा। CBR क्या होता है कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन ए ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, प्रति 1000 जनसंख्या के ऊपर जीवित बच्चे, ठीक है, जीवित मत भूल जाना। इट इज कैलकुलेट एज फॉलोज, फॉर्मूला बता देता हूँ। CBR का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, अशोधित जन्म दर CBR, क्रूड बर्थ रेट, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा, ये ओब्लिक बटे में अपॉन में लिखना, आपको इसके नीचे लिखना है, किसी क्षेत्र विशेष के मध्य जनसंख्या, और फिर उस पूरे के ब्रैकेट लगा के इंटू 1000। मतलब इसका ये है, किसी वर्ष विशेष जीवित जन्म, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, तब बात समझ में आ जाएगी। यानी कि लाइव बर्थ इन ए पर्टिकुलर ईयर बटा, यानी अपॉन पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग द ईयर इंटू 1000, नॉट 100, 100 मत लिख देना, यहाँ पर 1000 है, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ कि किसी वर्ग विशेष में जीवित जन्म, अब ऐसा मान लेते हैं कि कोई जगह पर 100 बच्चों ने जन्म लिया और 100 के 100 जीवित है, ये मान लेते हैं, ठीक है। 100 जीवित बच्चों ने जन्म लिया अपॉन किसी क्षेत्र विशेष के वर्ष के मध्य, यानी कि ये रही, हाँ, पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द ईयर, मिड ईयर, ध्यान रखना मिड ईयर है ये, मिड ईयर, मध्य कैसे, हर साल का बीच का। ऐसा मान लो कि जैसे 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर, तो ऐसा मान लीजिए आप या तो जून का लास्ट 31 जून तक ले लो, या फिर 1 जुलाई ले लो, मतलब 6 महीने का टाइम पीरियड मान लो, हर साल का आधा, वहाँ तक, उस साल के आधे साल तक, मतलब मिड वर्ष तक पॉपुलेशन कितनी थी वो मान लेते हैं उस जगह की। सपोज कोई जगह ले लो आप, सपोज वो जगह मैंने कह दिया बिहार है, बिहार के अंदर 100 बच्चों ने जन्म लिया, एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। और उस मिड वर्ष तक, हर साल के मध्य वर्ष में निकलेगा, फॉर्मूला ध्यान रखना, फिक्स है ये। फिक्स क्या है, किसी क्षेत्र विशेष के वर्ष में मध्य जनसंख्या, उस वर्ष के मध्य में कितनी पॉपुलेशन थी, तो सपोज अपन मान लेते हैं वहाँ की पॉपुलेशन थी 50,000 मान लेते हैं, इंटू 1000, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो इन 3 जीरो से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो CBR कितना आ गया, 2, ध्यान रखना CBR कितना आ गया, CBR का CBR सोल्यूशन करने पर आंसर हो गया 2। बेहद आसान है, हो सकता है एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दे तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी ज़्यादा लोड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बेहद आसान था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसका जस्ट उल्टा, अशोधित मृत्यु दर, इसको किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या मृतकों की संख्या, डेथ, सेम टू सेम जस्ट उल्टा कर दो, अभिव्यक्त किया जाता है। इसका मतलब कि क्रूड डेथ रेट CDR,
It is expressed as the number of deaths per 1000 population in a particular area during a year. It is calculated, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपको, सेम वही है, किसी वर्ष में मृतकों की संख्या अपॉन यानी बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000, ये अनुमानित होता है एग्जाम्पल। फिर वापस एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज किसी वर्ष में मृतकों की संख्या अपन मान लेते हैं सपोज 80, ठीक है। फिर अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मध्य में उसकी पॉपुलेशन मान लेते हैं सपोज 40,000 थी, ठीक है, इंटू 1000, बेहद आसान है, 3 0 से 3 0 कट गया, 00420, इसका भी 2 CDR आ गया। CDR कितना आ गया? 2। CDR का मतलब क्रूड डेथ रेट यानी अशोधित मृत्यु दर कितनी आ गई? आपकी 2 आ गई। कैसा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं था कि मैं यही लूँ, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं। ये ले लिया, 90,000 ले लिया तो भी 2 आ जाता। तो मतलब अगर आप कैसी भी वैल्यू ले लो उसका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 ही आएगा, हाँ ये मत सोचना 2 ही आएगा। एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, देखो माइंड में फिट मत कर लेना। खूब सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एग्जाम्पल बताते ही नहीं है, सीधा इसको समझा के आगे बढ़ गए, लेकिन एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जाम्पल लूँ, सपोज मैंने कह दिया कि किसी भी जगह की 4500 बच्चों ने जन्म लिया। 4500 बच्चों को ज़्यादा हो जाएगा, खैर ऐसा मान लेता हूँ मैं कि सपोज 50 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी सपोज मैं मान लेता हूँ वो थी 20,000, ठीक है, इंटू 1000। ये अगर आप करते हो 20,000 तो इसने कट गया, इसने कट गया, तो वो 2.5 आ जाएगा। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही आए, वो तो मैंने क्या वैल्यू ऐसी ले ली इसलिए आ रहा होगा, बाकी ये कैसा भी आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन है कि लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक, हाँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रतिकर्ष कारक यानी कि पुश फैक्टर्स, ये किसके हैं, ये आपको बता दूं प्रवास के। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए प्रवास, ध्यान से समझना, प्रवास यानी कि माइग्रेशन, ये रहा माइग्रेशन, बस इतना सा अगर लिखा हुआ है और आपसे पूछे एक्सप्लेन यानी माइग्रेशन को एक्सप्लेन करिए, ठीक है, यानी कि प्रवास को समझाइए। या फिर ऐसा आ जाए प्रवास को ऐसे कौन से 2 कारक हैं जिससे प्रवास यानी कि ऐसे कौन से 2 फैक्टर हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, क्योंकि फैक्टर 2 ही हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो माइग्रेशन को यानी कि प्रवास को डिस्टर्ब करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है, या अफेक्ट करते हैं, वो 2 ही हैं। पहली बात, लेकिन सीधा आंसर नहीं लिखना, थोड़ा आंसर को मॉडिफाई करके लिखना, जैसा मैंने लिखा है कि लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रवास करते हैं। भाई अपन प्रवास क्यों करते हैं? कोई भी इंसान एक जगह छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाता है? अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, अपने सुधारने का मतलब कि उसको वहाँ पर रोज़गार नहीं मिल रहा होगा, अपनी वो वहाँ से कहीं पर कमाई करने के लिए जा रहा होगा, नौकरी करने के लिए जा रहा होगा, पैसा कमाने के लिए जाता है, कोई फाइनली मेन चीज़ वही है, या फिर पढ़ने के लिए जाता है, एजुकेशन के लिए भी जा सकता है, ये चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यही है कि सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रवास करते हैं, कैसा? आर्थिक और सामाजिक। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक 2 समूह हैं, यानी कि पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। देयर आर 2 सेट्स ऑफ फैक्टर्स, ये 2 सेट्स ऑफ फैक्टर है, ठीक है। देयर आर 2 सेट्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। पहला है द पुश फैक्टर्स, प्रतिकर्ष कारक। मेरे साथ याद हो जाएगा, ध्यान से अगर समझोगे तो। इसका मतलब ये है प्रतिकर्ष कारक एक से ऐसा कारक होता है, आप भी सोचो आप कहीं पर कौन सी जगह जाना चाहोगे, ऐसी कौन सी जगह ढूंढोगे जहाँ पर आप जाना चाहोगे, तो आप वहाँ पर ये देखोगे कि वहाँ पर कोई बीमारियाँ वगैरह तो नहीं है ना, वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि मतलब कहीं रोज़गार का सोर्स हो ही नहीं, बेरोजगारी, गरीब, या फिर वहाँ पर ऐसा नहीं कोई भूकंप वगैरह ज़्यादा आते हो, ऐसी जगह आप नहीं जाना चाहोगे। मतलब कि बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएँ, राजनीति कोई उपद्रव अगर हो रहा हो, या प्रतिकूल वहाँ क्लाइमेट भी आपके ऑपोजिट हो, प्राकृतिक विपदाएं, नेचुरल डिजास्टर अगर कोई हो, या महामारी तथा सामाजिक कोई पिछड़ापन जैसे कारण है ना, वो उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं, तो फिर वहाँ लोग जाना कम पसंद करेंगे। फाइनली यही बात है, हमेशा लोग वहीं जाना चाहेंगे जहाँ पर कुछ इनकम हो। द पुश फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशन है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, TURMOIL है, ठीक है, और अनप्लेजेंट क्लाइमेट हो, नेचुरल डिजास्टर्स हो, एपिडेमिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अगर हो, तो वो हमेशा ही कम लोगों को अट्रैक्ट करता है, वहाँ पर लोग बहुत कम जाते हैं। एक इसके जस्ट उल्टा है, वो है पुल, यानी कि द पुल फैक्टर्स, यानी कि अपकर्ष कारक। ये दोनों हो गए हैं, ये दूसरा था और वो पहला था। इसमें क्या है? अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व,
जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं पैसा कमा रहे हो रखें कहाँ पर, अच्छे खासे बैंक होने चाहिए जो सिक्योरिटी दे सके, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, हमारी क्लाइमेट वहाँ पर ऐसा होना चाहिए, जैसे कारण गंतव्य स्थान को हमेशा उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित बनाते हैं। ठीक है, द पुल फैक्टर्स में इसको आप हमेशा अपने ऊपर लेके समझना है इन दोनों फैक्टर को कि आप कैसी जगह जाना चाहोगे और आप कैसी जगह नहीं जाना चाहोगे, बस दोनों आपको बातें समझ में आ जाएगी, बेहद सिंपल है। द पुल फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीन मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर रीजन्स लाइक बैटरीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज and living conditions, peace and stability, security of life and property and pleasant climate होना चाहिए, तो वो हमेशा उससे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। पुश फैक्टर से पुल फैक्टर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ऐसे कंडीशन में। ठीक है, बेहद आसान ये था आपका क्वेश्चन, अगर आ जाए तो इजीली कर लेना। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ठीक लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि जनसंख्या वृद्धि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार हेल्प की। ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या देन है ये भी समझना है। देखो एक्चुअली क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस, ऐसा मान लो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी फील्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ मानव और पशु ऊर्जा को भाप इंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। विद द डेवलपमेंट ऑफ सोशल टेक्नोलॉजी ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी वॉज रिप्लेस्ड बाय स्टीम इंजन। पहले क्या होता था, पहले हर काम ऐसा मान लो कि बैल से होते, खेती बाड़ी बैलों से होती थी, लकड़ी गलवा करते थे, बैल खींचते थे, या फिर ऊँट से होती थी, या फिर ऐसे वो सब से होती थी, एनिमल से की जाती, फाइनली बात ये है। लेकिन अब उसकी जगह इंजन आ गया। इंजन का मतलब भाप इंजन से फिर मशीनें बन गई, वो ट्रैक्टर आ गए, वो सब बातें समझ गए। तो उसकी जगह किसने ली, भाप इंजन द्वारा वो रिप्लेस हो गया। ठीक है, यानी कि रिप्लेस्ड बाय स्टीम इंजन। ठीक, ध्यान से समझोगे, पूरा समझोगे तब समझ में आएगा। जिसने हवा और पानी के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की। ठीक है, परिणाम स्वरूप हुआ क्या, कृषि और औद्योगिक उत्पादन में होगी वृद्धि। एग्रीकल्चर, पहले क्या होता था, एक किसान थोड़ा सा खेत बोता था, इस में फिर ज़्यादा खेत नहीं बो पाता। आजकल ट्रैक्टर मशीनरी इतनी आ गई, बहुत फटाफट काम हो जाता है, जल्दी से कटाई हो जाती है, साल में 3 सीजन लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी एग्रीकल्चर होने का रिजल्ट है। विच प्रोवाइड मैकेनिकल एनर्जी फॉर विंड एंड वाटर, एज ए रिजल्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, सीधी सी बात है। फिर दूसरी ओर महामारी और अन्य, पता है पहले ऐसी बीमारियां थी कि लोग अगर बीमारी होते ही मरते थे, क्योंकि मेडिकल इतना अपना मजबूत नहीं था, मेडिकल फील्ड। ठीक है, डॉक्टर थे नहीं और लोग मरते ही थे, फिर घर पे देसी इलाज करते थे, जिसमें कुछ बच जाते, लगभग मर जाते। और ऐसी महामारियां भी पहले आई हैं, चूहों जैसी डिजीज आए हैं जिनमें लाखों लोग मारे जाते थे, जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो महामारी और अन्य संचारी रोगों के खिलाफ टीकाकरण होने लगी अब तो। ठीक है, अब टीका पहले लग जाता है, बच्चों को जन्मते ही टीका लगा दिया जाता है, जन्म से पहले पेट में, माँ के पेट में ही टीका लगा दिया जाता है, तो बच्चा बीमार होगा ही नहीं कभी। ठीक है, ऐसी सुविधाओं ने क्या हुआ कि पूरी दुनिया में मृत्यु दर को तेजी से कम कर दिया। ठीक है, इस वजह से बढ़ती खाद्य आपूर्ति, भोजन पर्याप्त मिल जाता है लोगों को, और मृत्यु दर में गिरावट हो गई। इस वजह से विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ये बहुत आसान सी बात ही, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इजीली समझ में आ गई होगी। वैक्सीनेशन अगेंस्ट एपिडेमिक एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज, इन सब के लिए कम्युनिकेबल डिजीज पहले होते थे, इनके लिए टीकाकरण आ गया, वैक्सीनेशन आ गया। तो इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी एंड सैनिटेशन कंट्रीब्यूट टू द रैपिड रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ रेट्स, इसको आप डेथ रेट बोल सकते हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन दिस वे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली ड्यू टू द इंक्रीजिंग फूड सप्लाई एंड द कमिंग फॉल इन डेथ रेट्स। इन सब वजह से, ये टेक्नोलॉजी आने की वजह से ही जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ी है। तो आप आराम से 2 मार्क्स में अगर आता है तो ये दोनों कारण आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिया मैंने अभी। ठीक है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, और ये 2022 के अंदर बोर्ड के अंदर भी आ गया आपके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये मैंने आंसर बोलना शुरू कर दिया है। डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड एंड फैक्टर्स ऑफ इट, मतलब ऐसे कौन कौन जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं अपन, पहले अपन जब भी आंसर लिखते हो डायरेक्ट आपको आंसर नहीं लिखना है, थोड़ी सी उसके बारे में डेफिनेशन लिखी है मैंने कि चेंज ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो अपने पहले ही पढ़ लिया था। तो आंसर थोड़ा अच्छे से हो जाए इसलिए लाइन अपने लिखी कि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के रूप में जाना जाता है, जो आपको पहले से याद है। दिस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी
बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल सही, ये भी अपने पढ़ लिया कि जनसंख्या वृद्धि हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, वो मैंने आपको बता दी बात, बिल्कुल सही है। अब इसके 3 फैक्टर है। द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स मेनली अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ ए कंट्री। निम्नलिखित 3 कारक मुख्य रूप से किसी भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों आपको पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट है जन्म दर का जनसंख्या वृद्धि दर पर प्रभाव, बिल्कुल सही है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 बातें बताई थी ना, छोटा सा क्वेश्चन जो 5वां पॉइंट था पहले पेज पे, जन्म दर यानी कि बर्थ रेट, मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट, और तीसरा माइग्रेशन यानी कि प्रवास, तीनों वही हैं बस। पहला जन्म दर, किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि प्रमुख रूप से उस क्षेत्र में दी गई अवधि में कुल जन्मों की संख्या तथा मृत्यु की संख्या में अंतर होता है, ये आप सब जानते हो, ठीक है। अतः जिन देशों में जन्म दर अगर अधिक होगी तो उन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर भी क्या होगी, अधिक होने के पूरे चांस है। अगर बच्चे जन्मेंगे ज़्यादा तो 100%, क्योंकि हमेशा मृत्यु दर होती है ना, डेथ रेट, वो हमेशा कम ही होती है। हाँ, अगर कोई बीमारी आ जाए, बहुत बड़ी बीमारी आ जाए तो बात अलग है, बाकी हमेशा अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो हमेशा उस कंट्री की या उस स्टेट की पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा ही होगी, ये ध्यान रखना। वे इसीलिए, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे इंडिया एक विकासशील कंट्री है, विकसित नहीं है, मतलब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। इस बात को दिमाग में याद रखना। हम क्या हैं, हम डेवलपिंग है, मतलब अभी हम विकासशील हैं, मतलब अभी हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, अभी हमारा कंप्लीट डेवलप्ड नहीं है हम। जबकि बाकी कंट्रियां जो है यूएसए वगैरह, उनको डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, यूएसए, चाइना, जापान, उनको डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, वो विकसित है। तो हमेशा ध्यान रखना, डेवलपिंग कंट्री जो होती है, विकासशील जो कंट्री होती है, उसमें हमेशा ही पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जन्म दर ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। लेकिन जो डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो पॉपुलेशन में कंट्रोल रखते हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर अभी इतना एजुकेशन नहीं है, इतना सिस्टम नहीं है, तो लोग नहीं समझते और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी देख लो आप, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर केरल की सबसे कम है हमारे पूरे, क्योंकि केरल सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है, भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट माना जाता है, जिसकी मतलब साक्षरता दर सबसे हाई है, लिटरेसी रेट केरल की सबसे ज़्यादा है। इसीलिए केरल की जो जन्म दर है, यानी कि जो बर्थ रेट है, वो कम है, सबसे कम है। ये कारण होते हैं, वही यहाँ पर मामला है, ठीक है। तो अब मेरी बात आपको सारी समझ में आ गई होगी कि यही कारण है कि ये रहा, पिछड़े देशों में जनसंख्या की जन्म दर विकसित देशों की तुलना में ज़्यादा रहती है। जो पिछड़ा देश है या फिर जो विकासशील है, वहाँ पर जो जन्म दर है, जो बर्थ रेट है, वो हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। यही कारण है कि उन देशों में, विकसित देशों की तुलना में वृद्धि दर भी अधिक रहती है। दूसरी तरफ विश्व में अनेक देश ऐसे भी हैं, अच्छा आप सोचेंगे कि यार फिर तो गलत है, लेकिन ध्यान रखना ये भी है कि जहाँ पर जन्म दर अधिक गिर जाए तो फिर वहाँ पर जनसंख्या आकार ह्रास होने लग जाता है। ऐसा भी नहीं कि बराबर कम ही कम होती जाए, जनसंख्या बढ़नी भी चाहिए, लेकिन एक कुछ सिस्टम से, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा हो कि जन्म तो 100 रहे हैं और मरे 120 रहे हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है, वो जनसंख्या का फिर ह्रास होगा, फिर वहाँ जनसंख्या लेस होने लग जाएगी। और ये इन सब लेस होने का कारण आप समझ गए होंगे, या तो वहाँ पर पर्याप्त पूरी सुविधाएं नहीं है, मेडिकल इतना मजबूत नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या फिर ऐसी बीमारियां हैं वहाँ पर जिस वजह से लोग मर रहे हैं, वरना ये कभी भी हो नहीं सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन, ये अपने पढ़ लिया, डेफिनेशन है खैर। देयरफॉर इन कंट्रीज वेयर द बर्थ रेट इज हाई, देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ऑल्सो लाइकली टू हाई in those countries. For example, the birth rate of a population developing and economically backward countries is higher than that developed countries. हमेशा ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि ग्रोथ रेट इन दोज कंट्रीज इन हायर देन द डेवलप्ड कंट्री, इसी वजह से वो डेवलप्ड कंट्री की तुलना में डेवलपिंग जो जिनकी है वहाँ पर ग्रोथ रेट ज़्यादा रहती है। ऑन द अदर हैंड देर आर मेनी डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर साइज ऑफ पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड डिक्लाइन, ठीक है, ये डिक्लाइन है, सही लिखा हुआ है, ध्यान रखना, डिक्लाइन ड्यू टू द फॉल इन बर्थ रेट। तो वो भी एक नुकसान है, जो अगर ज़्यादा ही कमी होने लग जाए तो वो भी ह्रास हो सकता है, जो कि सही बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक ठाक रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। सेकेंड है मृत्यु दर का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। मृत्यु दर भी सिंपल वही बात है कि मृत्यु दर हमेशा, देखो मैं एक बात बता दूं आपको, डेथ रेट, इसका सीधा रिलेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ से। अब आप सोचो ग्रोथ से कैसे, कि अगर मृत्यु दर, पूरी बात समझना, बस इस मेरी बात को समझ लोगे तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेथ रेट
अगर डेथ रेट ज़्यादा हैं तो सीधी सी बात है पॉपुलेशन डाउन, जनसंख्या कम। और अगर डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन ज़्यादा। मरने वालों की संख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या क्या होगी? कम। मरने वालों की संख्या कम है तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। बस ये बात लिखी हुई इसमें। मृत्यु दर का सीधा संबंध, लेकिन रिलेशन किससे हो गया? जनसंख्या वृद्धि पर हो गया। या तो कम करेगी उसको और या करेगी ज़्यादा, या तो ज़्यादा करेगी या करेगी कम। सीधा रिलेशन है उसका जनसंख्या वृद्धि दर से। अधिक मृत्यु दर, जन्म दर अधिक होने के बावजूद भी जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ने नहीं देगी। ठीक है ना? वस्तुतः जनसंख्या वृद्धि दर उस समय अधिक रहती है जबकि जन्म दर अधिक हो तथा मृत्यु दर कम हो, उस टाइम पर ज़्यादा रहेगी। ठीक है। दूसरी तरफ जन्म दर कम होने के साथ साथ मृत्यु दर भी कम रही तो जनसंख्या वृद्धि दर भी कम रहेगी। बेहद आसान है। जो मैंने आपको ये बात बता दी, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि डेथ रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। द हाई डेथ रेट despite the high birth rate, the population does not allow the growth rate to increase. In fact, the population growth rate remains high when the birth rate is high and the death rate is low. ठीक है। On other hand, if the birth rate is low as well as the death rate is low, then the population growth rate also remains low. बेहद आसान है। जो बात में इसको आप समझ लोगे ना इसको, तो ये बात आप आराम से अपने शब्दों में ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है। फिर लास्ट तीसरा रह जाता है, वो है प्रवास। जनसंख्या प्रवास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। ये भी बहुत आसान है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था जयपुर का। सपोज जयपुर के अंदर ऐसा मान लेते हैं कि 5 लाख लोग हैं। ठीक है। 5 लाख लोग थे, लेकिन इनमें से ऐसा मान लो कि 1000 जने चले गए। 1000 जने यहाँ से चले गए कहीं और, प्रवास कर गए, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम हो गया ना, क्योंकि अब वो रह गया 4,90,000, पॉपुलेशन कम हो गई। तो ये होता है प्रवास, कि जनसंख्या का जिन क्षेत्रों में बहिर्प्रवास होता है उन क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जयपुर के केस में ये हो गया नेगेटिव। लेकिन जयपुर से सपोज वो गए दिल्ली, तो दिल्ली के लिए हो गया पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई। 1000 जने यहाँ से निकल के वहाँ गए, तो यहाँ तो नेगेटिव और वहाँ पॉजिटिव। सिंपल। यहाँ की पॉपुलेशन डाउन, वहाँ की अप। ये है बात। ऋणात्मक पड़ गया जयपुर में तो, जबकि जिन क्षेत्रों में अंतर्प्रवास होता है उन क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि दर पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है। यानी कि इफेक्ट पढ़ लिया आपने कि पॉपुलेशन हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन दोज एरियाज वेयर आउट माइग्रेशन टेक्स प्लेस, और वेयर इज द एरिया वेयर इन माइग्रेशन टेक्स प्लेस हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ दोज एरियाज। बेहद आसान था। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की बातें, और सारी बातें एक से बढ़ एक हैं, बहुत अच्छे से समझनी है। और जैसे जैसे मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स आपको बनाना है और मेरे साथ के साथ आपने उतारना है, और आई थिंक आपने उतार भी लिए होंगे। ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये। बस ये है कि आज थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए अपन इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। एक पार्ट और आएगा इसका, बस लास्ट पार्ट होगा वो। ठीक है। लास्ट पार्ट होते ही फिर चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। उसके बाद में आपका इसका लाइव टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और जिसमें देखता हूँ आपके क्या मार्क्स आते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपके। कि जैसे पॉलिटिका मैंने ज़बरदस्त टेस्ट लिया था, 35 में 35 आपके आए, किसी 34 आए, बहुत अच्छे आपके उस दिन आंसर थे। तो वैसे ही जो टेस्ट होते हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। तो इसका लास्ट पार्ट और देखते हैं, उसके बाद में चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके।